नमस्ते बच्चों। हम बात कर रहे थे कल आधुनिक काल की बीए भाग थर्ड के लिए, और आपने उस आधुनिक काल में हिंदी खड़ी बोली का विकास किस तरह हुआ और हिंदी किस तरह हमारे साहित्य की भाषा, बोलचाल की भाषा बनी, उसके बारे में हम जानकारी ले रहे थे। तो आधुनिक काल, जिसका समय मैंने आपको 1900 से अब तक, 1900 से लेकर अब तक जो भी साहित्य लिखा गया वो सब आधुनिक काल में हम मानते हैं। तो खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली का प्रारंभ या हिंदी का प्रारंभ हमें माने कि जो हमारा परंपरागत साहित्य चलता आ रहा था उसमें तो इसका विकास नहीं था कि परंपरागत रूप से ये साहित्य के रूप में हमारे सामने ये भाषा थी, ऐसा उसमें नहीं था। लेकिन इसका तात्पर्य नहीं है कि हिंदी हमारे साहित्य की भाषा नहीं रही। कई बार बहुत सारी चीज़ें लिखित में हमें उपलब्ध नहीं होती है, लेकिन मौखिक रूप में उसका साहित्य या उसका अस्तित्व, या ये कहें कि उस भाषा की परंपरा जीवित रहती है, और इसको हम श्रुति परंपरा भी कहते हैं। श्रुति परंपरा जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम सुनते आए हैं। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे अपने दादी नानी से कहानियाँ सुनकर बड़े हुए हैं, तो वो कहानियाँ जो आज आपको सुनाई जा रही है वो आपकी दादी को, नानी को, उनकी भी दादी नानी ने सुनाई होगी, उन दादी नानी को भी उनकी दादी नानी ने सुनाई होगी। तो वो एक श्रुति परंपरा रही, पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलती रही। तो हम ये कहें कि कहानी का अस्तित्व पहले नहीं था, या हिंदी में आधुनिक कहानी का विकास नया हुआ है, ऐसा हम नहीं कह सकते। कोई भी परंपरा, कोई भी साहित्य, कोई भी कला, कोई भी रचना का अस्तित्व लिखित रूप में हमारे पास भले ही उपलब्ध ना हो, लेकिन श्रुति परंपरा के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी वो ट्रांसफ़र होती रहती है। और जब उसका रूप बहुत प्रगाढ़, या ये कहें कि उसको जब कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो उस परंपरा को सहेजना जान लेते हैं, तो फिर वो हमें लिखित रूप में उपलब्ध होने लगती है। तो जैसे वेदों की हम बात करें तो वेद भी पीढ़ी दर पीढ़ी श्रुति परंपरा के माध्यम से ऋषियों की परंपरा चली और अंत में आकर ये लिखित रूप में प्रकट हुई। तो सुनने की जो ये परंपरा है, इस परंपरा में हम लोक साहित्य, लोकगीत, लोक परंपरा, बहुत सारी परंपराएं, बहुत सारे रीति रिवाज जो कहीं लिखे हुए नहीं हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, कहीं लिखा हुआ नहीं है, उनका कहीं कोई लिखित में उल्लेख नहीं है, लेकिन वो परंपराएं, वो लोकगीत पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं, और आज भी हम उन परंपराओं को मानते आ रहे हैं, जबकि उनका लिखित साहित्य, लिखित विधान कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। तो उसी तरह से जैसे हम पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि खुसरो को हम पहला हिंदी का कवि मानते हैं, और ये भी कहा था कि दिल्ली के दरबार में जो भाषा बोली जाती थी, वही जब दिल्ली उजड़ गई तो वहाँ के लोग, वहाँ के व्यापारी जगह जगह जाकर रहने लगे, बस गए, तो उनके साथ खड़ी बोली हिंदी भी गई, और इसका प्रचार प्रसार जो पश्चिमी राज्य थे उनमें भी होने लगा। तो जो खुसरो की पहेलियाँ हैं, जो मुकरियाँ हैं, वो पहेलियाँ, वो मुकरियाँ पहले ही दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में हमें मिलती है, उनको वो चीज़ें सुनने में आती थी। तो जब खड़ी बोली में मुसलमानों के शब्दों का रंग अधिक भरने लगा, तो क्या हुआ कि हिंदी के जो कवि थे उनको लगने लगा
कि ये मुसलमानों की भाषा है, ये मुसलमानों की भाषा उनको जचने लगी। और फिर धीरे धीरे जो पश्चिमी व्यापारियों द्वारा ये भाषा उसके साथ साथ फैल रही थी, उसी के साथ हम ये कहें कि उर्दू के साथ इस साहित्य के प्रचार का कोई संबंध था, तो ऐसा नहीं था। उर्दू अलग भाषा रही, हिंदी अलग भाषा रही, लेकिन दोनों का अस्तित्व मिला जुला रहा। धीरे धीरे खड़ी बोली जो आई वो व्यवहार में एक शिष्टता की भाषा, एक शालीनता की भाषा जिसको हम कहें, वो होने लग गई। तो जब हमारे यहाँ अंग्रेजी राज्य भारत में आया, या ये कहें कि जब अंग्रेजी राज्य भारत में पूरी तरह प्रतिष्ठित हुआ, उस समय सारे उत्तर भारत में खड़ी बोली फैल गई थी, या खड़ी बोली को लोग समझने लग गए थे, खड़ी बोली को लोग बोलने लग गए थे। रीतिकाल जब समाप्त होता है, रीतिकाल की हम परंपरा मानते हैं 1700 से 1900 तक। तो जब 1900 आते आते रीतिकाल को समाप्त होते होते अंग्रेज़ों का जो राज्य था वो पूरे राज्यों में फैल चुका था। अंग्रेज़ों का शासन पूरे राज्यों में हो चुका था, और अंग्रेज यद्यपि विदेशी थे, पर उसके साथ साथ उनको ये भी मालूम हो गया था कि जिसे वो उर्दू कहते हैं वह न तो देश की स्वाभाविक भाषा है, न उसका साहित्य देश का साहित्य है, जिसे जनता के भावों को, विचारों को हम रक्षित कर सके। तो जब उन्हें देश की भाषा सीखने की आवश्यकता हुई और वो गद्य की खोज में चल पड़े, तब उनको दोनों प्रकार की पुस्तकों की आवश्यकता हुई, और उसके साथ साथ हिंदी खड़ी बोली की भी आवश्यकता उनको हुई। तो उस समय जब अंग्रेज़ों के दिलो दिमाग पर ये विचार आने लगा, तो ना तो उर्दू का साहित्य था और ना हिंदी का साहित्य था। और जब फोर्ट विलियम कॉलेज की तरफ से उर्दू और हिंदी की पुस्तकें लिखने की एक परंपरा अंग्रेज़ों ने प्रारंभ की, या अंग्रेज़ों ने शुरुआत करनी चाहिए, उससे पहले ही हिंदी की खड़ी बोली की गद्य की कुछ पुस्तकें लिखी जा चुकी थी। तो जो फोर्ट विलियम कॉलेज था उसने प्रयास किए हिंदी गद्य के, लेकिन उससे पहले भाषा योग वशिष्ठ और पद्म पुराण का नाम हम ले सकते हैं। जब अंग्रेज़ों द्वारा पुस्तकें लिखी जाने की व्यवस्था हुई, तब तक जिसको हम हिंदी की प्रथम कहानी भी मानते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान उसको दिया जाता है, इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी लिखी जा चुकी थी। इसलिए हम ये कहें कि अंग्रेज़ों की प्रेरणा से हिंदी बढ़ी, या अंग्रेज़ों की प्रेरणा से हिंदी की पुस्तकें लिखी जाने लगी, या ये कहें कि खड़ी बोली गद्य का प्रादुर्भाव अंग्रेज़ों की प्रेरणा से हुआ, तो ये कहना उचित नहीं होगा। हाँ, अंग्रेज़ों ने प्रयास किए, पुस्तकें आई, उनकी व्यवस्था की गई, लेकिन अंग्रेज़ों से पहले भी हमारे कुछ लेखक, कुछ व्यक्ति थे जिन्होंने खड़ी बोली हिंदी में लिखना प्रारंभ कर दिया था। तो गद्य की शुरुआत हम अंग्रेज़ों की प्रेरणा से न मानकर हम उन हिंदी के लेखकों से माने जिन्होंने अंग्रेज़ों के आने से पहले गद्य में कहानियाँ लिखना प्रारंभ कर दी थी, जिसमें एक नाम मैंने आपको बताया, इंशाअल्लाह खां रानी केतकी की कहानी का भी प्रमुख रूप से आता है। जब संवत 1860 में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी उर्दू के अध्यापक गिलक्राइस्ट ने देसी भाषा की गद्य की पुस्तकें तैयार कराने की व्यवस्था की, तब उन्होंने क्या किया कि हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं की पुस्तकों को अलग अलग लिखवाने की व्यवस्था की गई। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ
कि उनको ये मालूम था कि उर्दू भाषा से अलग हिंदी का अस्तित्व है। हिंदी एक अलग भाषा है, उर्दू एक अलग भाषा है। अतः हम ये कह सकते हैं कि खड़ी बोली गद्य को आगे बढ़ाने में 4 प्रमुख महानुभावों का नाम हम लेते हैं। इनमें मुंशी सदा सुखलाल, सैयद इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र, ये चारों लेखक 1860 के आसपास हुए। हम देखते हैं कि जब अदालत की भाषा, आज भी अदालतों की भाषा उर्दू के बहुत सारे शब्द आज भी वैसे के वैसे ही हमारी अदालत में प्रयोग किए जाते हैं। तो जब अदालतों की भाषा उर्दू के बनाए जाने के बाद भी विक्रम की 20वीं शताब्दी के आरंभ में पहले से ही हिंदी खड़ी बोली गद्य की परंपरा हिंदी साहित्य में अच्छे से चल पड़ी थी और पद्य की भाषा ब्रज भाषा ही रही। तब क्या हुआ कि सर सैयद अहमद साहब और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जिनको कहा जाता है, वो दोनों ही अंग्रेज राज्य के अंग्रेज़ों के प्रिय रहे। तो इन दोनों ने ही, सैयद अहमद साहब ने उर्दू की तरफदारी की और राजा शिव प्रसाद ने हिंदी की। यही कारण रहा कि हिंदी और उर्दू की लड़ाई या हिंदी या उर्दू का झगड़ा 20 वर्षों तक चलता रहा, जबकि इसमें झगड़े जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन चलता रहा। और जो गारसाद तासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे, उन्होंने संवत 1896 में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा था, जिसमें उर्दू के कवियों के साथ साथ उन्होंने हिंदी के कुछ विद्वान कवियों का उल्लेख भी किया था। तो यहाँ पर हम कहना ये चाहते हैं कि आधुनिक गद्य के विकास में जो भूमिका अंग्रेज़ों की रही, उससे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे उन लेखकों की भी रही जो खड़ी बोली की तरफदारी करते थे या खड़ी बोली के विकास के लिए अग्रसर थे, जिन्होंने प्रयास किया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो खड़ी बोली का विकास हुआ वो अंग्रेज़ों के समय में न होकर अंग्रेज़ों से पहले ही हो चुका था काफ़ी, और इसका प्रमुख कारण जो रहा वो हमारे, मैंने आपको बताया, ये चारों लेखक जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस तरह से खड़ी बोली हिंदी हमारे साहित्य की भाषा अनायास या बिना प्रयास के ही बन गई हो, ऐसा नहीं था। और ये खड़ी बोली धीरे धीरे परिष्कृत होती चली गई। उसके बाद इसमें कहानी, कविताएं, नाटक, गद्य और पद्य दोनों में साहित्य आगे बढ़ता रहा। अब हम जो अगला वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का पहला उत्थान या पहला जो फेज़ जिसको हम बोलते हैं वो कौन सा था। तो 1925 से 1950 तक का वो काल रहा। इसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।